Good morning, class 7th. Welcome to all of you to your social studies classes again. So class 7th, I hope you all are fine and studying well at your home. Okay, so class, in this lecture of your subject, that is social studies, we are going to study a new chapter from the unit of history, and that is chapter number 10. Okay, so from the unit of history we are going to study lesson number 10, and in lesson number 10 we will know about the cultural developments which took place in medieval India. तो medieval India, medieval का आप लोग मतलब जानते हो ना, जिसको हम लोग हिंदी में मध्यकालीन भारत भी कहते हैं। मतलब वो समय, वो दौर भारत का जो कि हम लोग इतिहास में मध्यकालीन के नाम से समझते हैं कि बीच का समय। ठीक है, उस दौरान जो कल्चरल डेवलपमेंट्स होते हैं हमारे देश में, आज हम उन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में ब्रीफ डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, तो हम लोगों को पढ़ना क्या है इस चैप्टर में? इन फोकस पे आ जाइए। ग्रोथ ऑफ रीजनल कल्चर्स, कि किस तरीके से रीजनल कल्चर्स का ग्रोथ होता है। ओके, तो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है बच्चों? ग्रोथ ऑफ रीजनल कल्चर्स, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लैंग्वेज इतिहास और जो भाषा है वो किस प्रकार से डेवलप करती है। ठीक है, वेरियस डांस फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। एंड सिट विद द पेंसिल इन योर हैंड सो दैट इफ एनीथिंग इज इंपॉर्टेंट यू कैन मार्क इट डाउन। ओके, पेंटिंग के बारे में जानोगे, म्यूजिक, और उसके बाद केस स्टडी पढ़ोगे अबाउट कल्चरल डेवलपमेंट्स इन मेडिवल बंगाल। बंगाल में किस तरीके से कल्चरल डेवलपमेंट्स होते हैं, दैट यू विल स्टडी इन केस स्टडी। ओके, सो कम लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। व्हाट इज रिटन हियर इज ईच रीजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज अ डिस्टिंक्ट कल्चर। तो हम सबको पता है बच्चों कि हमारा देश जो है, हमारे देश में क्या है? डाइवर्सिटी। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा भिन्नता है हमारे देश में। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज को बोलते हैं लोग, अलग अलग कस्टम्स ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, अलग अलग उनका पहनावा होता है ना। तो फॉर इंस्टेंस द रीजनल कल्चर ऑफ राजस्थान इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। रीजनल कल्चर्स डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस which may require the merger of local traditions with the ideas belonging to some other places. तो बच्चों, हमें पता है कि हमारे देश में अलग अलग तरीके के कल्चर्स को फॉलो किया जाता है इन डिफरेंट स्टेट्स। लाइक जैसे कि राजस्थान का जो स्टेट है, वहाँ का कल्चर जो है वो यूपी से हमारे और आपके नॉर्थ इंडिया से बिल्कुल भी वो डिफरेंट है। चलो, ग्रोथ ऑफ रीजनल कल्चर्स। चलो, किस प्रकार से जो रीजनल कल्चर्स हैं उनमें बढ़ोतरी होती है, ग्रोथ होती है, ये देखो। इन सम रीजन्स रीजनल कल्चर्स डेवलप्ड अराउंड लोकल ट्रेडिशंस, सम अराउंड द लैंग्वेज एंड सम एज अ प्रोडक्ट ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस और लोकल कल्चरल फॉर्म्स। तो कुछ रीजन में जो लोकल कल्चर था वही क्या हो गया, वहाँ का रीजनल डेवलप हो गया। कहीं पे रीजनल कल्चर जो था वो डेवलप हो गया, और इस तरीके से वहाँ का कल्चर उस जगह का, पर्टिकुलर जगह का डेवलप होता गया। चलो, राजपूत ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म, पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट वन, राजपूत ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म। तो राजपूतों के बारे में तो आप जानते हो बच्चों, राजपूत लोग जो थे वो अपनी आन बान और शान के लिए जाने जाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी ब्रेव। तो उन लोगों का जो कल्चर होगा वो कहीं ना कहीं हीरोइज्म से रिलेटेड होगा, ब्रेवरी से। चलो, द स्टेट ऑफ राजस्थान इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज द राजपूताना। तो राजस्थान को हम लोग और क्या बोलते हैं, अंडरलाइन करिए, राजपूताना भी बोलते हैं। द नेम राजपूताना वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द ब्रिटिश इन द 19th सेंचुरी। तो ये जो शब्द है ये सबसे पहले कहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, किसके द्वारा बोला गया? ब्रिटिश के द्वारा 19th सेंचुरी में राजपूताना शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ओके, ठीक है।
The name suggests that they obviously linked this region to the Rajputs who inhabited several parts of the region, although many groups of the Rajputs also live in various other parts of northern and central India, yet they have been associated with Rajasthan because the distinct culture of this region owes its origin mainly to the Rajputs. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो राजपूत थे वो राजस्थान में रहते थे, तो इसीलिए हम लोगों ने राजस्थान को राजपूताना कहना शुरू कर दिया. As you have read in a previous chapter, from around 8th century, a number of Rajput families ruled most of present day राजस्थान. तो राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा राजपूत फैमिली ही वहाँ पे क्या करती थी, रूल करती थी. The Rajput rulers often cherished and honored heroic ideas. Driven by such ideals, many Rajputs fought bravely in the battlefield and preferred death to defeat. तो राजपूत लोग क्या करते थे, ये लोग लड़ते लड़ते मर जाना इनको पसंद था, और वहाँ से युद्ध में, और वहाँ से ये लोग भागते नहीं थे. मतलब they were the biggest icon of bravery. You know about Prithviraj Chauhan, who fought valiantly against his enemies and became a legendary Rajput hero. पृथ्वीराज चौहान के बारे में कौन बच्चा नहीं जानता है? Everybody knows he was very brave ruler. ठीक है? Stories of many such Rajput heroes became a part of songs and poems which continue to inspire the coming generations. Rajput women have also got a place in the stories of heroism. तो इनकी जो ब्रेवरी है, इनका जो हिम्मत का जो गुणगान है, बखान है, ये हम लोग पोएम के माध्यम से बहुत सारे राइटर्स ने किया है. और सिर्फ रूलर्स ही नहीं ब्रेव थे, जो रूलर्स की वाइफ थी, जो लेडी थी, जो फीमेल राजपूतानी थी, वो लोग भी ब्रेव बहुत थी. However, they have been depicted as women who followed their husbands in life and death. There are stories which tell about the practice of sati or immolation of a widow on the funeral pyre of her husband, and performance of jauhar, meaning self-immolation. According to these stories, groups of Rajput women performed jauhar to avoid disgrace at the hands of the enemy in case of any inevitable defeat of their kingdom. तो बेटा जौहर का यहाँ पे आपको बताया गया. जौहर समझ लीजिए क्या होता है. देखिए जो राजपूत की वाइफ होती थी, जब कभी भी युद्ध में अगर राजपूत हार जाते थे और दुश्मन के हाथ में सब कुछ सत्ता चली जाती थी, तो राजपूतानी जो वाइफ्स होती थी वो क्या करती थी, एक बड़ा सा जगह पे, खूब ऐसी जगह पे जहाँ वो लोग जौहर करती थी, और जौहर के अंडर में वो लोग एक बड़े से जगह पे वहाँ पे आग जलता रहता था, और अपने आप सब जाकर के आग में कूद करके मर जाती थी कि हम किसी और के द्वारा बेइज्जत हो, इससे बढ़िया हम मौत को स्वीकार कर लें. तो ये जो था, ये सबके बस की बात नहीं है ना, इस तरीके से आग में कूद जाना. ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ब्रेवरी का ये आपको ये बताता है कि दे वर वेरी ब्रेव एंड वेलिएंट इन देयर नेचर. चलो, सो ये हो गया आपका राजपूत के बारे में आपने पढ़ा. स्टैचू ऑफ पृथ्वीराज चौहान आप देख सकते हो. चलो अब आ जाओ द जगन्नाथ कल्ट. सेकेंड, चलो अभी ये जगन्नाथ कल्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है. द कल्ट ऑफ जगन्नाथ एट पुरी इन उड़ीसा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सच कल्ट्स. अंडरलाइन करिए. whose religion traditions led to the growth of distinct regional cultures in the region of उड़ीसा. तो उड़ीसा में ही पुरी है, पता है आपको, वहाँ पे जगन्नाथ कल्चर के बारे में आपको बताया जा रहा है. द नेम जगन्नाथ स्टैंड्स फॉर द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड और विष्णु. जगत के नाथ भगवान विष्णु के बारे में आपको जगन्नाथ शब्द का ये अर्थ है. ठीक है. इनिशियली द डायटी लॉर्ड जगन्नाथ वाज अ लोकल गॉड बट लेटर केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ फॉर्म ऑफ विष्णु. तो पहले तो लोग इनको ऐसे ही पूजा करते थे कि लोकल भगवान मतलब जो अपने जो हमारे जो पूर्वज लोग जिन भगवान को पूजते हैं उनको हम लोग भी पूजते हैं, तो उनको क्या लोकल एक भगवान माना गया. लेकिन फिर धीरे धीरे ये विश्व व्याप्त हो गया. ठीक है. द 12th सेंचुरी, यहाँ पे देखिए लॉर्ड जगन्नाथ का टेम्पल बना हुआ है. The 12th century witnessed the building of a grand temple dedicated to Lord Jagannath by अनंत वर्मन. अंडरलाइन करिए. लॉर्ड जगन्नाथ की टेम्पल किसने बनवाया? अनंत वर्मन ने. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गंगा रूलर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करिए. अनंत वर्मन जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गंगा रूलर्स थे, उन्होंने जगन्नाथ टेम्पल को बनवाया. किस सेंचुरी में? 12th सेंचुरी में. इन द 13th सेंचुरी किंग Anga Bhima III devoted his kingdom to Lord Jagannath and began to rule on behalf of the deity.
With the passage of time, the temple emerged as an important center of pilgrimage. तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो टेम्पल था यहाँ पे लोग भक्त जो थे वो पूजा पाठ करने जाने लगे और ये सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज बन गया. At the same time, it began to play an important role in social as well as political matters of the region. Keeping in view the importance of the temple, the subsequent rulers, especially the conquerors like the Mughals, Marathas and the English, made efforts to gain control over the temple. They thought it to be an effective way of making their rule acceptable to the local masses. तो क्या हुआ, धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो जब मुगल रूलर्स आए हमारे देश में, इंग्लिश आए, है ना, और अदर भी जो भी रूल किया हमारे देश पे, वो लोग उड़ीसा में अगर उन्हें रूल करना होता था तो वो क्या करते थे, वो धीरे धीरे मंदिर पर कब्जा जमाना चाहते थे, वहाँ पे रूल करते थे. और इस तरीके से क्या होता था, उनको ये लगता था कि अगर हम मंदिर पे रूल करने लगेंगे तो लोग हमारी ही बातों को मानेंगे, क्योंकि भगवान जगन्नाथ में बहुत ज़्यादा आस्था उड़ीसा या फिर पुरी के लोगों को है. हिस्ट्री रिवील्स Ranna was one of the earliest parts of Kannada language. He was born in Bagalkot district of Karnataka. He started learning Sanskrit, Prakrit and Kannada from a very young age. तो रन्ना जो थे ये बहुत ही पुराने अर्लीस्ट पोइट हैं. कौन से लैंग्वेज के? कन्नड़ लैंग्वेज के. ही वॉज बॉर्न इन बागलकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक. ही स्टार्टेड लर्निंग संस्कृत, प्राकृत एंड कन्नड़ फ्रॉम अ वेरी यंग एज. क्लियर? नाउ कम टू लैंग्वेज एंड लिटरेचर. अब लैंग्वेज और लिटरेचर का ग्रोथ देखेंगे हम लोग. लैंग्वेज और लिटरेचर में क्या लिखा है? ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड अ नंबर ऑफ डेवलपमेंट्स इन द फील्ड्स ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर टुक प्लेस अक्रॉस इंडिया. तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डेवलपमेंट्स इन द डेक्कन एंड साउथ इंडिया, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अबाउट नॉर्थ इंडिया. तो कहाँ पे? साउथ इंडिया में जो डेवलपमेंट्स होता है वी फर्स्ट स्टडी दैट. ओके, चलो. हिस्ट्री, द सब्जेक्ट हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग इन इटसेल्फ, बट यू हैव टू focus on it, you have to actually feel the subject. Okay, so developments in the Deccan and South India क्या होता है बच्चों? Various regional languages in the Deccan and South India were not only given royal patronage but were also used extensively by the Bhakti saints. These two factors greatly helped in their development. तो सिर्फ रॉयल पैट्रोनेज मतलब वहाँ के जो राजा महाराजा थे सिर्फ वही लोग उन भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि जो भक्ति मूवमेंट में, जो आप लोगों ने पढ़ा ना भक्ति मूवमेंट चैप्टर नंबर 8 में, आपने भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से भक्ति मूवमेंट हमारे देश में उसका डेवलपमेंट होता है. तो वो लोगों के द्वारा भी इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया और इस तरीके से इन लैंग्वेजेस का भी ग्रोथ होता है. जैसे पहला लैंग्वेज कौन सा था? तमिल. तो तमिल भाषा की कहानी देखते हैं. द रीजनल लैंग्वेज ऑफ तमिल वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय द चोला रूलर्स. देखिए, चोरा, चेरा और पांड्या रूलर्स, ये तीनों कहाँ पे थे? साउथ इंडिया में इन्होंने रूल किया था. अंडरलाइन कर लीजिए. पहले तमिल जो था पैट्रोनाइज बाय चोला रूलर्स हु यूज्ड इट अलोंग विद संस्कृत फॉर राइटिंग देयर इंस्क्रिप्शंस. ओके, तो इस तमिल का संस्कृत के साथ में इन लोग इस्तेमाल करते थे अपने इंस्क्रिप्शंस को लिखने के लिए, चोला रूलर्स. ठीक है. द नयनार एंड द अलवर सेंट्स. अब नयनार और अलवर कौन थे? नयनार जो भगवान नारायण की, विष्णु भगवान की पूजा करते थे, और अलवर सेंट्स कौन थे? जो भगवान शंकर की पूजा करते थे. ठीक है, ये सब हमने आप लोगों को पहले पढ़ाया हुआ है. चलो, तो सेंट्स प्रीच देयर आइडियाज थ्रू तमिल. तो ये लोग जो थे तमिल लैंग्वेज में ही अपनी आइडियाज को पढ़ाते थे, अपने भक्तों को बताते थे. चलो, they also translated a number of Sanskrit texts into Tamil. This greatly helped to enrich the regional language. The literature of the Nayanars came to be called तेवारा. अंडरलाइन करिए, जो लिटरेचर नयनार्स ने दिया, जो भगवान विष्णु के भक्त थे, उनको हमने क्या बोला? तेवारा. और जो भगवान शंकर के भक्त थे अलवर्स, उनके जो लिटरेचर है उसको प्रबंध के नाम से जाना गया. अंडरलाइन करिए, वेरी इंपॉर्टेंट. टू आउटस्टैंडिंग वर्क्स रिटन ड्यूरिंग द चोला पीरियड आर कंबंस, रामावतरम एंड शेखजर्स पेरिया पुराणम. तो ये दो इंपॉर्टेंट वर्क चोला रूलर्स के अंडर में हुए इन द लैंग्वेज ऑफ तमिल. Now second language of South India was Kannada. Kannada भाषा.
चलो इसकी कहानी क्या है। द कन्नड़ लैंग्वेज इन कर्नाटक फ्लरिश थ्रू द राइटिंग्स ऑफ पैम्पा, रन्ना एंड पोना। तो पैम्पा, रन्ना और पोमा जो थे, ये क्या, इनको क्या कहा गया, 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर। इन्होंने कन्नड़ में ही कविता लिखी और उसके बाद ये लैंग्वेज जो था बहुत ज़्यादा वेरी पॉपुलर हो गया। द भक्ति सेंट्स ऑफ द रीजन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ कन्नड़ बाय यूजिंग इट फॉर प्रीचिंग देयर आइडियाज। और भक्ति सेंट्स भी जो थे, उन्होंने भी कन्नड़ लैंग्वेज का इस्तेमाल किया अपने आइडियाज को अपने भक्तों को बताने के लिए, प्रीच करने के लिए। ओके, नाउ द थर्ड वाज तेलुगु। ओके, तेलुगु, इनका क्या कहानी है तेलुगु लैंग्वेज का। देखिए, इन आंध्र प्रदेश, अब देखिए तेलुगु लैंग्वेज कहाँ पे हुई, आंध्र प्रदेश में, अंडरलाइन करते चलिए। कन्नड़ लैंग्वेज कहाँ पे थी, कर्नाटक में। तमिल में तमिल लैंग्वेज। इन आंध्र प्रदेश द तेलुगु लैंग्वेज सॉ इट्स ग्रोथ एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसलेशंस ऑफ सेवरल संस्कृत एपिक्स सच एज महाभारत, गीता और पुराणास। द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज रिलीजन टेक्स्ट्स इन तेलुगु प्रॉम्प्टेड द कॉमन पीपल टू रीड देम। तो तेलुगु लैंग्वेज का ग्रोथ कैसे होता है, बिकॉज जो संस्कृत में एपिक्स लिखे गए हैं, रामायण, महाभारत और हमारे कौन से पुराण, 18 पुराण होते हैं ना, तो ये जो लिखे गए थे, ये संस्कृत में लिखे गए थे, इनका ट्रांसलेशन किया गया किसमें, किस भाषा में, ऑब्वियसली तेलुगु में। और इस वजह से लोगों ने, चूँकि लोगों को ये महाकाव्य थे और इनको पढ़ना था लोगों को, तो लोगों को जब उनके कॉमन लैंग्वेज में आप लिख कर दोगे तो उनको समझ में आएगा, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। द विजयनगर रूलर्स वर पैट्रन्स ऑफ संस्कृत एज वेल एज रीजनल लैंग्वेज। जब विजयनगर किंगडम के बारे में आपने पढ़ा, साउथ के जो थे, साउथ इंडिया के, वो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स थे विजयनगर रूलर्स। वो क्या करते थे, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेजेस के वो पैट्रन थे, मानते थे। किंग कृष्णदेव राय हिमसेल्फ रोट, अब किंग कृष्णदेव राय थे ना, सबसे ज़्यादा महान शासक विजयनगर किंगडम के, रोट अ तेलुगु एपिक पोएम नोन एज अमुक मल्यादा इन विच ही एक्सप्लेन्ड हाउ अ रूलर शुड रेन। तो कृष्णदेव राय ने क्या लिखा है, अमुक मल्यादा, और इसमें उन्होंने ये बताया है कि किस प्रकार से एक राजा को अपनी प्रजा पे राज करना चाहिए, अपना जो उनका शासन है उसको चलाना चाहिए। चलो अब आ जाओ, अपभ्रंश, ये भी एक लैंग्वेज है आपका साउथ इंडिया। चलो, इसमें क्या था, इन द अर्ली मेडिवल पीरियड द राष्ट्रकूटास प्रमोटेड एन अनरिफाइंड लैंग्वेज कॉल्ड अपभ्रंश which served as the foundation of several regional languages in the coming centuries. The court of the Rashtrakutas has several scholars, one of whom was Swayambhu. He was regarded as a great poet of अपभ्रंश। अंडरलाइन करिए, ये किसके राजकाल में हुआ, राजकुटास के राजकाल में, ठीक है। और वहाँ पे जो एक ग्रेट पोएट थे, क्या नाम था उनका, स्वयंभू, उनको अपभ्रंश का बहुत इंपॉर्टेंट रूलर पोएट कहा गया। चलो अब आ जाओ मराठी पे। मराठी वॉज यूज्ड एज वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेजेस अंडर द बहमानी रूलर्स इन द डेक्कन। अंडरलाइन करिए, तो जो बहमानी रूलर्स थे उनके द्वारा मराठी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन। लेटर इट ऑल्सो सर्व्ड एज द कोड लैंग्वेज ऑफ द बीजापुर किंगडम। बीजापुर किंगडम के लिए भी ये कोड लैंग्वेज में इस्तेमाल किया गया, जो राज्यसभा में जो बातें बोली जाती थी उस लैंग्वेज, इस मराठी में उसको बोला गया। द मराठी सेंट पोएट्स कौन कौन थे, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ एंड नमादेवा contributed a lot to the enrichment of Marathi. Clear? While संत ज्ञानेश्वर is known for his ज्ञानेश्वरी, देखिए संत ज्ञानेश्वर ने क्या लिखा, अंडरलाइन करिए, ज्ञानेश्वरी। तुकाराम और एकनाथ, उन्होंने क्या लिखा है, अभंग्स। ये क्या है, डिवोशनल सॉन्ग्स हैं इन प्रेज ऑफ पांडुरंगा और लॉर्ड कृष्ण। भगवान कृष्ण के बड़ाई करने के लिए, उनके चरित्र को व्याख्यान करने के लिए इन पोएम्स में उन्होंने लिखा है। 17th सेंचुरी में क्या हुआ, पोएट्री ऑफ सेक्युलर नेचर वाज कंपाइल्ड एंड इंक्लूड पावादास और बैलेड्स which described valor and warfare skills of Marathas, Lavanis, meaning romantic walks. तो 17th सेंचुरी में पोएट्रीज जो लिखी गई थी सेक्युलर नेचर में, दैट वाज क्या था, पावादास और बालाड्स, जिसमें जो राजा थे उनकी ब्रेवरी के बारे में बताया गया कि वो कितने ब्रेव हुआ करते थे, ठीक है। और लावानीज में रोमांटिक वॉक्स के बारे में बताया गया कि लावानीज जो थी देवर कंपाइलेशन ऑफ रोमांटिक वॉक्स। चलो ये हो गया आपका साउथ इंडिया का। अब आ जाओगे नॉर्थ इंडिया।
Only this much we are going to do in this class. The further of this chapter we will do in the next part. Okay, thank you.